दोस्तों, भारत पाकिस्तान घमासान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में खबर ऐसी मिली है कि ड्यूरेंट लाइन पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यानी कि तालिबान की फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के बीच में हो गई सॉलिड झड़प। कुछ लोगों के मरने की भी खबर आ रही है, लेकिन उसका कंफर्मेशन हम अभी दे नहीं सकते। तालिबान का यह भी कहना है कि हमने कुछ जमीन घेर ली है पाकिस्तान की, लेकिन इसको भी कंफर्म करा जा रहा है। लेकिन एक बात तो सच है कि जो 1893 यानी 1893 में जो ड्यूरेंट लाइन बनाई गई, मोर्टाइमर ड्यूरेंट के द्वारा नक्शे में एक लकीर खींची गई, उसको कभी अफगानों ने नहीं माना, पश्तूनों ने खास तौर से उसको नहीं माना। चाहे वो मोहम्मद जाहिर शाह हो जो अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह थे, या फिर नजीबुल्ला जो कि कठपुतली था यूएसएसआर का जिसको इंस्टॉल करा गया था, या फिर हामिद करजाई हो, या फिर अशरफ गनी हो, या फिर आज की तारीख में तालिबान। किसी ने बात नहीं मानी और कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो असल में बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इनका यह कहना है कि अटक तक और मरगला हिल्स तक, मरगला हिल वो पहाड़ियां हैं जिसके ऊपर अगर दोस्तों आप खड़े होकर देखें तो नीचे आपको इस्लामाबाद दिखता है। वो कहते हैं वो सब एरिया पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, माफ कीजिएगा, और ये जो एरिया है वो अफगानिस्तान का है, ग्रेटर अफगानिस्तान का है। यही हमारा बहस का मौजू है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, आपका तारुफ करवाता हूं अपने मेहमानों से। पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं आरजू काजमी जी। आरजू काजमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फखर यूसुफजई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी सुशील पंडित जी हमारे सामने हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। वैभव सिंह हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूं फखर यूसुफजई साहब के साथ। फखर साहब, एक बात बताइए, यह मामला क्या है? जब भी आप देखें कोई भी अफगानिस्तान में, काबुल पे कोई भी बैठा हो, फखर यूसुफजई साहब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्टूडियो मुझे लगता है उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप जरा उनका लिंक ठीक करवाएं। हाँ, मैं जाता हूं आरजू काजमी के पास। आरजू जी, एक बात बताइए, काबुल पे कोई भी बैठा हो, वो अफगानिस्तान का बादशाह मोहम्मद जाहिर शाह वो बैठा हो, या फिर कोई और बैठा हो, आज तालिबान, कल अशरफ गनी, हामिद करजाई, कोई भी हो, उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करा ही नहीं। वो तो कह रहे हैं अटक और अटक से आगे भी अफगानिस्तान का एरिया है। मेरा आपसे बात यह पूछनी है आरजू जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि फिर भी पाकिस्तान क्यों हर जगह जाके इनकी पैरवी कर रहा है? हर जगह कह रहा है इनको पैसे दे दो, हर जगह कह रहा है इनको रिकॉग्नाइज कर लो, हर जगह पाकिस्तान तालिबान कर रहा है, अपना नाम खराब कर रहा है। लेकिन ड्यूरेंट लाइन, वो पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, जो खुद मुख्तारी है, उसको तक नहीं मानते। आरजू जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेजर साहब हुआ ये है कि इन्होंने जब से तालिबान की गवर्नमेंट आने की कोशिशें की जा रही थी, बल्कि उसके पहले से पाकिस्तान ने हमेशा जो है तालिबान को सपोर्ट किया है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चाहे हमारे मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, शेख रशीद हो या इमरान खान हो, कोई भी हो, तो इसलिए अब इतने आगे ये लोग जा चुके हैं कि अब इनके लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे मामले में ना बोले। लेकिन पाकिस्तान अब इतना आगे जा चुका है कि अब उनको यही लग रहा है कि शायद हर जगह अगर हम इनका प्रचार करेंगे, हर जगह अगर हम इनकी तारीफें करेंगे, इनके लिए मदद मांगेंगे, तो शायद पाकिस्तान को मुश्किल वक्त ना देखना पड़े और बॉर्डर पे टेंशन ना हो। मगर होगी, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं ड्यूरेंट लाइन को कभी नहीं माना अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ही, तब भी नहीं था, और तालिबान तो कभी भी नहीं मानते। बाकी जो ये समझ रहे थे पाकिस्तान वाले कि जी टीटीपी को ये हैंडल कर लेंगे, तो टीटीपी और तालिबान, अफगान तालिबान एक ही है, ये बात भी अब सबकी समझ में आ चुकी है। और अब इमरान खान हो या एस्टैब्लिशमेंट हो या फौज हो, इन लोगों को अब ये बात समझ में किसी तरीके से आ नहीं रही कि अब ये जो सब इन्होंने गड़बड़ मचाई थी, जो इन्होंने सपोर्ट करके एक अपने लिए मुश्किल खड़ी की है, उससे निकला कैसे जाए।
क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करते इनको तो भी मुश्किल है, वहां पे अटैक्स बढ़ जाएंगे बॉर्डर के ऊपर। अगर इनके खिलाफ बात करेंगे तब भी वो पाकिस्तान में अटैक्स करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे रेफ्यूजीज आ सकते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई माने या ना माने उससे भी डरे हुए। और अभी भी अगर आप इस्लामाबाद कभी कोई देखे या आपको दिखा पाए तो यहाँ पे बेतहाशा अफगानी भर चुके हैं। अफगानिस्तान से जो अफगान आए हैं वो बहुत ज्यादा है इस वक्त इस्लामाबाद में, खासतौर पे हर जगह आपको अफगान नजर आएंगे। और पहले भी थे, ये मैं कहती हूँ कि पहले बिल्कुल थे, इनकी यहाँ पर बिजनेसेस भी थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा आपको सड़क पे चलते फिरते हर 5 में से कम भी 2 जो है वो आपको अफगान नजर आ रहे हैं। और ये तादाद बढ़ती जा रही है और इस चीज से गवर्नमेंट भी परेशान है और एस्टैब्लिशमेंट भी, जिन्होंने हमेशा से खुदा जाने किस लिए इनका साथ दिया था, और अब इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वैभव सिंह भी हैं। वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वैभव, आरजू जी ने यह बोला है कि साहब रेफ्यूजी जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगे, इसलिए बहुत परेशानी है। और कई चीजें उन्होंने 3, 4, 5 पॉइंट दिए कि पाकिस्तान क्यों परेशान है इस पूरे अफगानिस्तान के सूरत हाल से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है। ईरान तो कभी नहीं कहता कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करो या तालिबान को पैसे दो या हमारे यहां रेफ्यूजी आ जाएंगे। तजाकिस्तान भी नहीं कहता, तुर्कमेनिस्तान भी नहीं कहता, उज्बेकिस्तान भी नहीं कहता, चाइना तो खैर छोड़ दीजिए, दे आर कनेक्टेड थ्रू द वाखान कॉरिडोर, चाइना को छोड़ दीजिए, वो तो अलग ही मुल्क है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब मुस्लिम ममालिक जो आसपास हैं उन्होंने तो कभी कंप्लेंट नहीं करी कि हमारे यहां रेफ्यूजी आ जाएंगे। ये खासतौर से पाकिस्तान में ही क्यों प्रॉब्लम है वैभव? ये पाकिस्तान को ही ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हैं? हेलो, देवेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ सर, को ना ऑडियो नहीं आ रही है। आई थिंक वैभव जी की भी लाइन मिल नहीं पा रही है। सुशील जी, आपने सुना मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? वैभव से आपने सुना? सुशील जी, मैं चाहूंगा अगर आपने सुना है तो आप जवाब दे दीजिए सर प्लीज। जी, ये वजह साफ इसलिए है क्योंकि पश्तूनों को पता है कि पाकिस्तान में ही उनका गुजारा चलने वाला है और पाकिस्तान उनकी जमीन पे बैठा है। ये जो जमीन जिसकी बात कर रहे हैं कि वहां पठान नजर आ रहे हैं, ये अफगानिस्तान की जमीन है। और आरजू काजमी कहती हैं कि पता नहीं इस सूरत से कैसे निकला जाए। मेरी तजवीज ये है कि उन्हें सारे पश्तून इलाके सौंप दीजिए, इससे पहले कि वो आपको रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट में नजर आए, क्वेटा और कराची भी मांगने लगे। आप डूरन लाइन खत्म कीजिए, उनको पख्तूनिस्तान दे दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा मेजर आर्या, पाकिस्तान बनते ही सबसे पहला बड़ा मैसेकर पाकिस्तान की आर्मी ने अगर कहीं किया था तो वो इसी पख्तून इलाके में 4 सद्दा में किया था। उसको बबर्रा मैसेकर कहते हैं। 150 से ज्यादा खुदाई खिदमतगार गोली से उड़ा दिए गए थे, 400 से ज्यादा जख्मी हुए थे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि उनकी चुनी हुई सरकार बर्खास्त की गई। ये खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान जिन्होंने अवामी नेशनल लीग बनाई, उन लोगों की सरकार बर्खास्त कर दी गई आते ही जिन्ना के इशारे पर। और सबसे बड़ा मैसेकर अपने ही शहरियों का, निहत्थे शहरियों का पाकिस्तान आर्मी ने किया था। अभी साल भर भी नहीं हुआ था पाकिस्तान बने हुए, तो इसकी पुरानी तारीख है। इससे पहले कि अफगानिस्तान आधा पाकिस्तान मांगने लगे और पख्तून आपको सारी जगह नजर आने लगे, पाकिस्तान को तजवीज यह है कि जैसे गोर्बाचोव ने होश के नाखून किए थे और पूरा सेंट्रल रिपब्लिक्स आजाद कर दिए थे ताकि रूस बच सके, आप भी जो बचा खुचा है उसे बचाइए जी, बिल्कुल। और ये लैंड वापस दे दीजिए जी। यही वजह है कि पश्तून अपनी जगह वापस आते हैं, उन्हें मालूम है कि ये हमारी जमीन है। जी बिल्कुल। मैं जाता हूं फखर यूसुफजई के पास। फखर यूसुफजई साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मुझे आवाज आपकी आ रही है। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सर फखर साहब, एक बात बताइए, ये आप भी पश्तून हैं और आप अभी इस्लामाबाद से लाइव हैं, वो अलग बात है, लेकिन यू आर पश्तून जैसा आपका नाम सजेस्ट करता है। आप एक बात बताइए, पश्तून ये नहीं मानते ड्यूरन लाइन, इसके पीछे कारण क्या है? मैं आपसे सुनना चाहता हूं। कारण तो मुझे भी पता है,
लेकिन हमने इंटरनेट पर रिसर्च करी है। मैं एक एथनिक पश्तून से यह सुनना चाहता हूं कि कारण क्या है, पहले यह बताइए। और दूसरी चीज, ये बार बार ये किसी ने तो नहीं माना, ऐसा नहीं कि तालिबानी आंखें दिखा रहा है, ये तो अशरफ गनी ने भी नहीं माना, ये तो जाहिर शाह था बादशाह, उसने भी नहीं माना, ये तो माना ही किसी ने नहीं। पठान तो वैसे भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो कहते हैं ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो आप जरा इस पर रोशनी डालिए फखर यूसुफजई। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मेजर साहब, आपकी ये वाली बात कि पश्तून नहीं मानते, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और उसकी जो मेन वजह मैं आपको बता दूं, अगर हम इस बॉर्डर की बात कर ले तो इस बॉर्डर के दोनों पार जो रहने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान वाली साइड पर रहने वाले लोग हो या अफगानिस्तान के साइड पर रहने वाले लोग हों, दोनों साइडों पे पश्तून रहते हैं। आपस में उनकी रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है, कारोबार है, बहुत सारी चीजें, और अब से नहीं है, शायद उसको सैकड़ों साल हुए हैं, 100 ऑफ ईयर से ये चीज चल रही है। तो जब आप उनको अलग करते हैं, यानी स्पेशली जब फेंसिंग हो रही थी, तो इस फेंसिंग के ऊपर दोनों साइड से बहुत ज्यादा रिएक्शन आया था। ये नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान ने उसके ऊपर रिएक्ट किया था, पाकिस्तान की जहां पे अभी आपकी वीडियो मेरा ख्याल आपने दिखाई भी होगी जो वायरल हुई, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट है, अभी इस वक्त ये मोहम्मद एजेंसी हुआ करता था, इसके दोनों पार निंगरहार में भी और हमारे इस तरफ पाकिस्तान वाले साइड पे भी दोनों के आपस में बहुत आना जाना, बहुत ज्यादा रिश्तेदारी और ये सारी चीजें। तो वो कहते हैं कि आप हमें अलग क्यों कर रहे हैं, आप हमें हमारे बीच में दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं। बेशक हम ये नहीं कहते कि हम यहां वाले जो है अफगानिस्तान के हो जाएंगे या अफगानिस्तान वाले पाकिस्तानी हो जाएंगे, बट द थिंग इज कि हमारा आना जाना, इसको आप जो मतलब दीवारें खड़ी कर रहे हैं, इसको लोग नहीं मानते। अवामी नेशनल पार्टी जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की पार्टी है, अभी असफंदियार वली साहब चला रहे हैं, वो इस चीज के ऊपर उनका अपना एक स्टांस मौजूद है। हमारे यहां बलूचिस्तान की जो पार्टी है, पुख्तून मिली अवामी पार्टी, महमूद खान साहब की, उनका एक स्टांस मौजूद है। और आपने बात की कि अशरफ गनी साहब की आप बात कर लें, हामिद करजई साहब की आप बात कर लें, या अभी जो 2 दिन पहले तालिबान के स्पोक्स पर्सन का एक स्टेटमेंट आया है, और उसने क्या बात की ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, उन्होंने कहा था कि अफगान अवाम इस चीज के ऊपर नाराज है हमसे, और वो नाराज होते हैं तो उनको हम इस चीज पे नाराज नहीं कर सकते कि ड्यूरेंट वाला जो मसला है इसको हम कह दें कि नहीं जी ये है ही नहीं, हम इसको इसी तरीके से मान ले, जब फेंसिंग पाकिस्तान ने करनी है तो पाकिस्तान फेंसिंग कर ले। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियर कट मतलब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई क्लियर बात नहीं आई अभी तक, 3-4 दिन इस वाक्य को हो गए, बीच में से शेलिंग भी हुई और साथ में जो है वो बाढ़ वाला जो फेंसिंग वाला मसला था वो भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई क्लियर बात नहीं सामने आई। लेकिन अफगान तालिबान की जब हम बात करते हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हो, बिलाल करीमी साहब हो, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि अब ये वाला जो इशू है ये न पहले हल हुआ था और न अब हल हुआ है। हाँ, अगर पाकिस्तान ने फेंसिंग करनी भी है तो हमसे पूछ के करेंगे, अगर हम अलाउ करेंगे तो पाकिस्तान फेंसिंग करेगा, वरना जो 10% या 15% रहता है उसको हम नहीं मानते। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब हिस्ट्री का एक हिस्सा है, शुरू से चलती आ रही है। हाँ, अगर इस डिस्प्यूट के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ किसी भी हुकूमत के साथ बातचीत कर ले और वो मान जाए, वहां की अवाम मान जाए कि हाँ यार ठीक है ये बॉर्डर यहां पे नहीं यहां पे होगा, तो शायद ये चीजें हो सकती हैं। दोनों साइडों को मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं, इस तरफ के लोगों का भी बहुत सारे मसले हैं। तो अगर ये करेंगे तो शायद फिर ये बॉर्डर जो है ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो सकता है। अदरवाइज अगर हम कहेंगे कि हम फेंसिंग करेंगे और वो लोग इसको एज इट इज मान जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। न पिछली हुकूमतों ने माना है, न अभी अगर तालिबान की हुकूमत है जिसको प्रो पाकिस्तान हुकूमत कहा जाता है, उन्होंने भी क्लियर कट ये बात पाकिस्तान को बता दी कि भाई साहब ये हम मानने वाले नहीं है, ये आप चीज जो कर रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं और हम इसको नहीं मानते। वैभव, आपने सुनी पूरी बात, आपने सुनी होगी आरजू जी ने क्या बोला, सुशील पंडित जी ने क्या बोला, फखर यूसुफजई साहब ने क्या बोला, आपने पूरी बात सुनी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं वैभव कि बात सिर्फ जज्बातों की नहीं है, बात सिर्फ ऐसा नहीं कि आधा खानदान इधर है आधा खानदान उधर है, बात यह है कि ये अटक और मरगला हिल्स तक क्लेम करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल फाइट, इट्स नॉट जस्ट एन इमोशनल फाइट, यह पॉलिटिकल फाइट भी है, जमीन के लिए भी लड़ाई है। और यह तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि अफगान तालिबान का, अब ये पाकिस्तानी फौज ने भी माना है कि अफगान तालिबान का, देयर टू साइड्स टू द सेम कॉइन, जिसको कहते हैं टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है ये। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ले लीजिए, अफगान तालिबान ले लीजिए, दोनों एक ही हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये भी वही बात कर रहे हैं। दो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक अलग फ्लेवर से बात करती है, उनका थोड़ा सा शरिया वाला मामला है, खुद मुख्तारी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन वाला मामला है उनका, कि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। और पाकिस्तान के आइन का मामला है, अफगानिस्तान का यह मामला नहीं है जो अफगान तालिबान का। लेकिन इन दी एंड ये तो है तो पॉलिटिकल स्ट्रगल वैभव, बात तो पॉलिटिक्स की है, बात तो जमीन की है।
नहीं, बेसिकली टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उस जुबान में बात करती है जो जुबान पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तानियों को समझ में आती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और पाकिस्तान टीटीपी वही बात कर रही है जो कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में करती रही है। टीटीपी की जुबान, टीटीपी के एक्शंस, टीटीपी का कोई भी कदम जो टीटीपी ले रही है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है अफगान तालिबान से। द ओनली डिफरेंस, जो सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो अफगान तालिबान अफगानिस्तान में करता रहा है वही टीटीपी पाकिस्तान में कर रही है। ये पाकिस्तानियों का दोगलापन है, उनकी हिपोक्रेसी है कि वो अफगान तालिबान को तो सपोर्ट करते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं। वहां का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहता है कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, लेकिन जब टीटीपी वही सारी चीजें जब पाकिस्तान पे अप्लाई करता है, सेम फिनोमेना, सेम फॉर्मूला जब पाकिस्तान पे अप्लाई होता है तो इनको तकलीफ होती है, वो उनको दहशतगर्द बोलते हैं। एनीवेज, जहां तक बात है कि आपने अभी पीछे ये कहा कि ये बात अशरफ गनी ने नहीं मानी या जाहिर शाह ने नहीं मानी। देखिए, ये बात तो मुल्ला उमर ने भी नहीं मानी थी। जब मुल्ला उमर अफगानिस्तान का अमीर था तो आईएसआई वाले मुल्ला उमर के पास गए और आईएसआई के सीनियर तरीन ऑफिसर्स गए और पूरा बैच गया और मुल्ला उमर ने उन्हें गालियां देकर के भगाया था अपने यहां से, जब उन्होंने ये कहा था कि आप ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट कर लो। तो आईएसआई के सीनियर तरीन ऑफिसर्स को भी मुल्ला उमर ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? तुम ये कहते हो कि मैं दो भाइयों के बीच में बनी हुई दीवार को एक्सेप्ट कर लूं? ये पश्तून ना सिर्फ पश्तून वली के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है और ये हर तरीके से एक इनह्यूमेन एक्शन होगा अगर हम इसको करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है। और अटक तक अगर वो क्लेम करते हैं तो क्या गलत क्लेम करते हैं, सही क्लेम करते हैं। ये तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, इन्हें तो कश्मीरियों की भी फिक्र है, इन्हें तो म्यांमार में रोहिंग्यास की भी फिक्र है। तो आपको पश्तूनों की फिक्र क्यों नहीं है? 2-4 जो सरकारी पश्तून रखे हैं इन्होंने इस्लामाबाद में और पिंडी के आसपास, जिनमें से एक को इन्होंने वजीर आजम बनाया हुआ है, इन सरकारी पश्तूनों को हटा दीजिए तो बाकी के जो पश्तून हैं जो कि एक्चुअली में खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, आप उनकी बात सुनिए जा करके। वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो ठीक है, हमारी टेरिटरी है, हिस्टोरिकली इनकी टेरिटरी रही हुई है। तो आप ह्यूमन राइट्स के, आप इंसानियत के, आप इस्लाम के, आप हर चीज के चैंपियन हैं, आप क्यों नहीं उनका हक देते उनको? जी ठीक है वैभव, आपकी बात सुन ली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। मैं आरजू काजमी जी के पास आता हूं। आरजू जी, एक बात बताइए, आपके आर्मी चीफ ने भी यही बात बोली कि हां ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं टीटीपी और अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। अफगान तालिबान ओपनली कंडेम भी नहीं कर रहा टीटीपी को, कंडेम भी नहीं कर रहा। अफगान तालिबान उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले रहा। ठीक है जी, टीटीपी आपके फौजियों पर अटैक कर रहे हैं। कल ही एक अटैक हुआ था, राइट, और हर रोज अटैक हो रहा है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आरजू जी कि फिर भी इमरान खान ये भौंपू लेकर 24x7, ये क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है इनको तालिबान से कि इनके गले के नीचे खाना नहीं जाता बिना तालिबान तालिबान करे हुए, जबकि वो तालिबान वाले और उनके एसोसिएट्स दिन रात अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर और आपकी खुदमुख्तारी को वो लोग मानते ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान की जो जमीन है, जो उसकी ज्योग्राफिकल हुदूद है, हम उसको मानते ही नहीं। आरजू जी। जी बिल्कुल, असल में इमरान खान साहब के पास कोई और चॉइस नहीं है कि सिवाय इसके कि वो बार बार अफगानिस्तान की बात करें और तालिबान की बात करें, उनके लिए फंड्स मांगे या उनके लिए मदद के लिए कहें दुनिया को, क्योंकि जाहिर है आप सब जानते ही हैं कि यहाँ से सपोर्ट किया गया था तालिबान की गवर्नमेंट को और ये भी कहा था कि जी गुलामी की जंजीरें टूट गई और कई इस तरह की बातें की थी। साथ साथ मुल्क के अंदर जिस तरह से इमरान खान साहब जब आए थे इलेक्शंस के बाद, तो जो कुछ लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी उनसे, वो कोई एक चीज के ऊपर भी पूरे नहीं उतरे और लोग इस वजह से काफी अपसेट है। चाहे वो लोगों की जॉब्स हो, चाहे लोगों के हमारी इकोनॉमी हो, कोई चीज भी हो, वो नहीं संभाल पाए। अब उसकी कोई भी रीजन हो सकता है, उनका तजुर्बा नहीं था या वो कर नहीं पाए, लेकिन अब वहां से अटेंशन डाइवर्ट तो करनी ही है। और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास इसी तरह के कुछ हरबे होते हैं कि जिसमें वो कभी अफगानिस्तान का नाम लेंगे, कभी फलस्तीन की बात करेंगे, कभी कश्मीर की बात करेंगे। तो ऐसे ही करके उनका कोई तकरीबन 1-1.5 साल और रह गया है।
वो करके और इमरान खान साहब यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट अगली आएगी वो भुगतती रहेगी जो कुछ हो रहा है। लेकिन जो गलती इनसे हो गई है कि इन्होंने जाकर ना सिर्फ इनसे ये तो सामने होते हैं इमरान खान साहब, लेकिन असल में तो हमारी स्टैब्लिशमेंट और फौज ने सपोर्ट किया है कि जी तालिबान आ गए तो बड़े मिठाइयां बटी और बड़े ढोल बजाए गए। तो अब हमें ये कि हम वही जैसे मैंने पहले कहा था कि अब जो प्रॉब्लम हमारे गले पड़ रही है वो हमसे संभाली नहीं जा रही, क्योंकि सबसे पहले हमारा ही बॉर्डर लगता है और हम ही उनके मामे चाचे बने। तो जाहिर है अगर अफगान रेफ्यूजीज आएंगे तो वो सबसे पहले पाकिस्तान में ही आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। इसलिए रेफ्यूजीज का भी प्रॉब्लम सिर्फ हमको ही है और किसी को नहीं है। जी इसके पहले कि मैं सुशील भाई के पास जाऊं, वैभव सिंह कुछ कहना चाहते हैं। वैभव 30 सेकंड्स, फिर मैं सुशील भाई के पास जा रहा हूं। मेजर साहब, मैं तो सदके जाऊं आपकी मासूमियत के कि आप ये सोच रहे हैं कि मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब जो है वो एक्शन क्यों नहीं लेते, टीटीपी इनके बंदे मार रहे हैं। दो बातें मैं करना चाहता हूं। देखिए आपको भी पता है कि लड़ने के लिए कोई भी जंग किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से या किसी भी मुल्क से पैसे चाहिए होते हैं। इन गरीबों के पास पैसे है कहां पे? ये कर्जे पे तो मुल्क चल रहा है इनका, कभी सऊदी से, कभी चाइना से, कभी अमेरिका से। अगर आप ज़कात पे मुल्क चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से, आप जंग कहां से लड़ेंगे? पहली चीज। दूसरा सवाल मैं चाहता हूं कि आप इनसे पूछें कि जो ये अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स लगा करके इन्होंने जो बाढ़ लगाई थी अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान फौज ने कही थी कि ये बाढ़ और ये फेंसिंग हो जाएगी तो उसके बाद बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा और बिल्कुल अफगान पश्तून जो भी है ये पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे, तो वो पैसे कहां गए? कौन सी फौजी फाउंडेशन ने और किस जनरल ने खाए हैं? क्या इनकी हिम्मत है कि पूछ सके कि पाकिस्तान आर्मी के वो कौन से फौजी थे जिन्होंने ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के अरबों रुपए खा गए बाढ़ के नाम पे? और उसके बाद भी इनको हर दूसरा तीसरा बंदा अगर कराची में और इस्लामाबाद में एक पश्तून दिख रहा है अफगानिस्तान का, तो वो कैसे दिख रहा है? जी बिल्कुल, ठीक है वैभव, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। मैं जाता हूं अभी सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, ये नीलम इरशाद शेख थी, पीटीआई की स्पोक्स पर्सन थी। उन्होंने बोला था कि साहब जरा सुशील पंडित जी को लाइएगा स्क्रीन पे। उन्होंने ये बोला था कि ये जो तालिबान वाले जो है ना ये आ गए हैं अभी और तालिबान अब हमें कश्मीर लेके देंगे। तो यहां पे तो बात उल्टी पड़ गई। वो तो कह रहे हैं कि कश्मीर को छोड़ो, हमें कश्मीर में जीरो इंटरेस्ट है। आप ये बताओ कि जो आपकी जमीन है वो हमें कब दे रहे हो? अटक तक और मरगला हिल्स, ये तो उल्टा ही पांसा पलट गया बिल्कुल। पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए पाकिस्तान को उन्हीं के एक अजीम शायर इकबाल की ये गजल याद दिलाने का मौका है जिसमें उन्होंने वतनियत के बारे में कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो अफगान जिनको आपने इस्लाम की घुट्टी पिलाई है, ये तालिबान आज इसी बात से, इसी तस्वुर, इसी नजरियाती शौक में आपसे वापस मांग रहे हैं उस जमीन को और उखाड़ फेंक रहे हैं। ये जो वतनियत की दीवारें और ये जो बाढ़ आप लगाते हैं, ये आज आप ही के गले इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि आप जो इनको पढ़ाते लिखाते हैं, मदरसों में जो इनको घुट्टी पिलाते हैं, वही आज वापस लौट के आ रही है आपके गले पड़ने। तो आप तय कर लीजिए इन कॉन्ट्रडिक्शंस में इस मुल्क को कैसे चलाएंगे और कश्मीर किस बात पे मांगेंगे? आप पहले अपनी हिस्से दुरुस्त कीजिए। कराची आज एक युद्ध का मैदान जैसा लगता है, जंग मैदान बन गया है, मैदान जंग। वहां पर एक इलाके और दूसरे इलाके में फायरिंग होती है और आपको आर्मी भेजनी पड़ती है। सिंधी तो आपने वहां से निपटा दिए। तो पाकिस्तान खुद आज इस स्ट्रगल में, इस कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहा है, जहां उन्होंने एक तरफ वतन बनाने की बात की और दूसरी तरफ वतनियत को ही सिरे से नकार दिया है। तो कश्मीर तो खैर इनके खामो ख्याल में कभी नहीं आएगा कि ये ख्वाब देखना बंद कर दें, क्योंकि उसके ख्वाब के चलते ये टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं और आज लेने के देने पड़ गए हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इनसे संभल नहीं रही है और तहरीक लब्बैक इनको लगता है कि वही एक गोंद है जिससे पाकिस्तान चिपका के रखा जा सकता है एक तरफ, वो भी आज किसी दिन गले पड़ जाएगी
और इनको पता चलेगा कि अब ISIS और अलकायदा जैसे लोग सर पे सवार होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत की नाक में दम कर रहे हैं। जी, तो ये सीरीज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस जो है ये इनका इंतजार कर रही है आने वाले दौर में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जाता हूं फखर यूसुफजई साहब के पास। ये जो PTM है ना, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये तो लार्जली पीसफुल मूवमेंट है। और बात करी थी सुशील पंडित जी ने खुदाई खिदमतगारों की, फ्रंटियर गांधी, इंडिया में भी बहुत बहुत ज्यादा इज्जत है उनकी, खान अब्दुल गफार खान की। ही वॉज लाइक, मतलब जिनको फ्रंटियर गांधी कह दिया तो आपने। और उसी तर्ज पे चली है मंजूर पश्तीन की मुहिम। मंजूर पश्तीन ने भी हथियार नहीं उठाए, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वो वो अली वजीर को पता नहीं कहां है बेचारा, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं कहां पे। आई थिंक वैभव को पता है, वैभव भी जासूस है यहां पे। जरा वैभव को लाइए स्क्रीन पे, मैं वैभव से पूछता हूं। वैभव, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, अली वजीर कहां पे? ये जासूस है वैभव, मैं आपको बता, ही विल बी नोइंग। बट उसको ऑन अ सीरियस नोट अली वजीर को गायब कर दिया, ठीक है। मोहसिन दावर चलो अभी तक ठीक ठाक बेचारा बचा हुआ है। मैं आपसे फखर साहब ये जानना चाहता हूं कि इवन द पीपल, आप ड्यूरेंट लाइन को, अफगानिस्तान को, तालिबान को 1 मिनट छोड़ दीजिए, कोने में लगाते हैं। इवन द पश्तून्स, वो पश्तून जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमें अलहदा मुल्क चाहिए, वो फौज के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, वो चुपचाप धरने पे बैठे हुए हैं, राइट? अभी तक, क्योंकि जो पश्तूनों का जो इतिहास रहा है, पश्तूनों की हिस्ट्री रही है, और आप खुद पश्तून हैं, आपको पता होगा, मैं कोई आपको मुझसे बेहतर पता है, पश्तूनों का जो पश्तूनों की हिस्ट्री रही है, तो उस हिस्ट्री में तो उन्होंने अलेक्जेंडर को भी लपेटा, उस हिस्ट्री में उन्होंने सोवियत रशिया को भी लपेटा, उन्होंने अमेरिकन को भी लपेटा। तो जब तक ये चुप हैं, तो इनकी बात क्यों नहीं सुन लेती पाकिस्तानी जो सरकार है? जो मंजूर पश्तीन चुपचाप बैठा है बेचारा, कुछ नहीं कह रहा। अब ये चाहते हैं पश्तून हथियार उठाएं, हथियार उठाएंगे फिर वो तांडव करेंगे। बिल्कुल मेजर साहब, आपकी ये बात इस तरह सही है कि अभी जब TLP वाले बैठे हुए थे तकरीबन अक्टूबर में, तो उस वक्त भी मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वजीर साहब बेचारे तो कराची के जेल में 1.5 साल से उनको डाला हुआ है, उनकी तारीख भी नहीं निकलती और मतलब बेल नहीं हो रही उस आदमी की, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते उसके नेशनल असेंबली से कि उसको असेंबली के इजलास में लाया जाए। तो उस वक्त मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ ने कहा कि जो जत्ते सड़कों को बंद करते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, तो कहते हैं कि उसके लिए मुज़ाकिरात के लिए बाजवा साहब खुद आते हैं, इमरान खान साहब खुद इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम वायलेंस नहीं करते, तो हमें कोई मतलब लिफ्ट ही नहीं है, हमारे उससे गलत फायदा उठाया जा रहा है। तो ये बात उन्होंने कही है। कहते इसका मतलब है कि हम भी मोटरवेज को बंद कर लें, हाईवेज को बंद कर लें, शहरों को बंद कर लें, तो फिर कहते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी और हमें जो है मतलब जिसे कहते हैं वैल्यू दी जाएगी। अफसोस के साथ कि PTM जिस मकसद के ऊपर बनी थी, उस आदमी आज भी वो SSP आज भी राव जो है, अनवर राव आज भी फिर रहा है, जिसने 450 लोगों को मारा, जिसमें हमारे जो मसूद थे वजीरिस्तान के, उनके फादर मर गए, बाकी फैमिली उनकी मर गई, लेकिन आज तक राव जो है वो लाडला, सबका लाडला, वो आज भी फिर रहा है। मोहसिन दावड़ जेल गए, अली वजीर जेल गए, PTM के जो वो है मंजूर पश्तीन साहब है, उसको किस तरीके से कभी आप बलूचिस्तान में बैन करते, कभी क्या करते हैं, लेकिन राव को आपने कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो आपका लाडला, आप मारते रहे भाई, आपको एक मतलब लाइसेंस टू किल आपको मिला हुआ है कि अगर 400 लोगों को मार दिया तो क्या हुआ। आपने खड़ कमर का वाकया आपको याद होगा 2018 में, उसके अंदर तकरीबन 22 लोगों की जाने स्टेट फायर हुआ, किसी के पास एक नॉर्मल चीज है कि घरों में पड़ा होता है, किसी के घर में किसी के हाथ में पिस्टल तक नहीं था, उसके ऊपर आपने स्टेट फायर किया, किसी ने नहीं पूछा कि भाई वो क्यों 22 लोग मरे, उनकी जिंदगी क्यों गई खड़कमर वाकये में, किसी ने उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इस तरीके से और बहुत सारी जगहों पर इस तरह के वाकयात हुए, और आपने क्या कहा जी, तो हिंदुस्तान से पैसे लेते हैं, हिंदुस्तान का एजेंट है, ये रॉ से पैसे लेते हैं, रॉ का एजेंट है। कभी अफगानिस्तान का आप उसको एजेंट बना देते जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत हुआ करती थी। मतलब कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे आप आवाम से और हम लोगों से कि भाई आप जो है मैं फ्ला का एजेंट हूं तो मैं फ्ला का एजेंट हूं, अगर मैं अपने राइट के लिए बात करता हूं तो मैं एजेंट हो गया, मैं गद्दार हो गया, मेरे ऊपर आप जो इस किस्म की कोई एलिगेशन लगा दो। मतलब ये कि 1947 से लेकर 2021 तक मेजर साहब हम लोगों की ये हिस्ट्री रही है थ्रू आउट ये 75 ईयर्स में, बांग्लादेश
रेप का वाकया हुआ हो, बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन हुए हो, मुफ्ती साहब की जो बेचारे की शहादत है वो हुई हो, या कुछ और वाकये हुए। मसला ये कि जो पावर हाउस है हमारा पिंडी वाला, उसको उन्होंने कहा कि सर आपने अगर कुछ कर दिया तो ये मुल्क है ही आपके लिए, हम है ही आपकी खिदमत गुजार, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, हमने और करना भी क्या है, हम आपकी खिदमत में बसजूद होंगे, आप जो कहेंगे हम उसको यस कहेंगे। मसला ये है कि अगर आप उस वक्त इन लोगों को पूछते कि भाई आपने ये चीजें की क्यों, आप इनको अकाउंटेबल ठहराते, तो शायद ये वाले जो आके आज हम पीटीएम के ऊपर बात कर रहे हैं या बाकी लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये ना होता। और लास्ट खत्म करूंगा, मजहब कार्ड को आप जिस तरह इस्तेमाल करने देते हैं, इवन इमरान खान साहब अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के खिलाफ भी मजहब कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, और उससे बेड़ा किसका गर्क हो रहा है। जो 22 करोड़ आवाम में जलील उससे होना, न इमरान खान ने होना है, न किसी और बड़े ने होना चाहिए तो 22 करोड़ आवाम ने, और वो भुगत रही है और मेरा ख्याल भुगतती रही। जी वैभव, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी फखर यूसुफजई ने। मैं आपसे पूछता हूं, तहरीक लबैक की बात हुई, साद रिजवी को भी गवर्नर हाउस में रखा, उन्होंने 7 स्टार ट्रीटमेंट दी, रोज टिक्के शिक्के खा रहा था, कड़ाई खा रहा था, मौज मस्ती में था बिल्कुल साद रिजवी। और उसके फादर को भी ही वॉज ट्रीटेड विद किड ग्लव्स ना, जो बड़े रिजवी साहब थे उनको भी काफी ढंग से उन्होंने ट्रीट करा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो बंदा सड़क पे आ जाए पाकिस्तान में, जो वायलेंस कर दे, जो पुलिस वालों के खिलाफ AK-47 खोल दे, जो पूरे शहर के शहर तबाह कर दे, और 2-3 बार कर चुके हैं ये लोग, और साद रिजवी के अंडर ही, साद रिजवी की बात कर रहा हूं मैं, उनके अब्बू की बात नहीं कर रहा मैं, साद रिजवी की बात कर रहा हूं। इनसे तो पाकिस्तानी जो हैं गवर्नमेंट वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। मैं तहरीक लबैक, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करो, उनके साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार है, जो कि रोज पाकिस्तानी फौजी को मारते हैं, लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो चुपचाप बैठी है, एंड जो मंजूर पश्तीन है, ही इज वॉकिंग इन द सेम फुटस्टेप्स ऑफ फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान के ही फुटस्टेप्स पर चल रहे हैं, यानी कि एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट, किसी को कुछ नहीं बोलना, हम सिर्फ अपनी मांगे रखने के लिए उसको दबा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये जरा ये माइंडसेट समझाइए। जो खून बहाता है उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं, और जो हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से, बड़े प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से बात करता है, उनको तो जेल में डाल रखा है। वो बेचारा 1.5 साल से अली वजीर, ये बता रहे हैं कि 1.5 साल से अली वजीर कराची की जेल में। क्या बात है वैभव? देखिए, मैंने जो पिछली अपने जवाब में जो बात कही थी, मैं उसको फिर रिपीट करता हूं कि टीटीपी उस जुबान में बात करती है जो जुबान पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तानियों को समझ में आती है। अल्ताफ हुसैन की जुबान इनको नहीं समझ में आती, बिकॉज वो एक डेमोक्रेटिक लीडर है। इनको पीटीएम की बात नहीं समझ में आती, बिकॉज वो पाकिस्तान के आईन, कॉन्स्टिट्यूशन में रह करके बात करते हैं। और इंडियन आर्मी को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान आर्मी को कौन सी जुबान समझ में आती है। आप कभी भी देख लीजिए, आप खुद फौज में रहे हैं, जब ये सीज फायर वायलेट करते हैं, अब इनको जब 5 गुना 6 गुना जब रिस्पांस मिलता है बॉर्डर पे, तब ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अदरवाइज इनको दिवाली मनाने का बहुत शौक होता है। तो ये पाकिस्तान फौज का नेचर है। कोई भी बुली होता है, वो बुली तब तक होता है जब तक आप उसकी जो बुलिंग है उसको आप बर्दाश्त करते हैं। जब आप खड़े हो जाते हैं तब वो बुली नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये फखर यूसुफजई साहब जो बात कर रहे, वैभव, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल 1.5 मिनट बाकी है। आरजू जी, मैं आपको दूंगा 40 सेकंड, आप 40 सेकंड में इस प्रोग्राम को क्लोज करिए। आखिरी कमेंट्स में आपसे चाहूंगा, आपको फ्यूचर क्या लग रहा है ड्यूरेंट लाइन का, बस आप करिए, फिर मैं प्रोग्राम क्लोज कर रहा हूं। यूसुफजई साहब ने जो जो बातें कही है, चाहे वो खार कमर मैसेंजर, वो इन सारी बातों में बस मुझे ये बता दें कि वो कौन सी ताकत है। हमारे पास अपने लोगों को रोटी खिलाने के पैसे नहीं, लेकिन लड़ने के पैसे, और इसी किस्म की जो है वो बेवकूफियां दिखाते रहते, कभी तालिबान को सपोर्ट करना और कभी TLP को सपोर्ट करना। तो इस चीज से हमारे पास बहुत पैसे फालतू, पैसा चाहे कमाया हो या मांगे का हो, पैसा तो पैसा होता है ना, हम चाहे मांग के ले आए लेकिन पैसा है हमारे पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे गेस्ट्स, आपका जुड़ने का। वैभव सिंह, सुशील पंडित, आरजू काजमी, फखर यूसुफजई, आप सब जुड़े, आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में सिर्फ एक बात कहूंगा कि तालिबान ने कभी नहीं बोला कि आप हमारे लिए पैसे मांगिए। तालिबान ने सिर्फ ये बोला कि $9.5 बिलियन जो तालिबान को लगता है उनके पैसे अमेरिका ने रोक रखे हैं, वो उन्होंने वापस अपने पैसे जो तालिबान को लगता है उनके, वो मांगे। लेकिन पाकिस्तान फिर भी तालिबान के लिए दुनिया भर में भीख मांग रहा है। खैर दोस्तों, इसमें आप और हम क्या कह सकते हैं, अपना अपना स्किल सेट होता है, अपना अपना USP होता है। पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान वही काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन इन करने के लिए। अगले हफ्ते मैं मिलूंगा कुछ और खास मेहमानों के साथ, एक और मौजू पे हमारी बहस होगी।